हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन अड्डा में। दोस्तों, आज की हमारी क्लास रहेगी गणित शिक्षण विधियों की और ये इसका भाग फर्स्ट रहेगा। आज हम एक नया सीरीज चालू करने जा रहे हैं जिसमें गणित शिक्षण विधियों के बारे में बताया जाएगा और इसमें गणित शिक्षण विधियों के वो ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए जाएंगे जो कि किसी न किसी टेट एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का कलेक्शन होगा। तो इसका ये भाग फर्स्ट आज हम कंप्लीट करेंगे, फिर इसके बाद भाग 2 करेंगे। ठीक है, तो ये गणित शिक्षण विधियों की काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है रीड के लिए, और वैसे आप इसको सी टेट के लिए या अन्य कोई भी टेट के लिए भी पढ़ सकते हैं। तो रीड के लिए तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आज हम गणित शिक्षण विधियों की ये क्लास कंप्लीट करेंगे। तो चलिए हम शुरू करेंगे आज की हमारी क्लास। चलिए दोस्तों, आज की हमारी क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर संख्याओं और उन पर संक्रियाओं, मात्राओं का मापन आदि का शिक्षण। तो आपके ऑप्शन है गणित शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्य को पूरा करता है, सेकंड है गणित शिक्षण के उच्च उद्देश्य को पूरा करता है, और तीसरा है बच्चे की चिंतन प्रक्रिया के गणितीयकरण के उद्देश्य को पूरा करता है, या चौथा ऑप्शन है महत्वपूर्ण गणित शिक्षण के उद्देश्य को पूरा करता है। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर संख्याओं और उन पर संक्रियाओं, मात्राओं का मापन आदि का शिक्षण। तो किस पे निर्भर करता है या किसको पूरा करता है? तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा थर्ड ऑप्शन, बच्चे की चिंतन प्रक्रिया के गणितीकरण के उद्देश्य को पूरा करता है। तो चलेंगे अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है कक्षा 4 की पाठ्यपुस्तक से दी गई निम्नलिखित समस्याओं में से कौन सी बहुअनुशासनात्मक समस्या की ओर संकेत करती है? बहुअनुशासनात्मक समस्या की ओर संकेत करती है, आपको ये बताना है। तो आपका ऑप्शन है भारत के झंडे का आरेख बनाइए और झंडे में सममितीय रेखाओं की संख्याओं की पहचान कीजिए। सेकंड ऑप्शन है दी गई आकृति की दर्पण छवि या प्रतिबिंब का आरेख बनाइए, और तीसरा ऑप्शन है दी गई आकृति में कितनी सममित रेखाएं हैं। चौथा है किसी दी गई ज्यामितीय आकृति में एक सममित रेखा खींचना। तो बताएं सेकंड का आंसर कौन सा होगा? तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर बनेगा कि क्वेश्चन ये कह रहा है हमारा कि बहुअनुशासनात्मक समस्या की ओर संकेत कौन सा कर रहा है, और कक्षा 4 की पाठ्यपुस्तक के अनुसार हमें बताना है। तो यहाँ पर इसके अनुसार यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा फर्स्ट ऑप्शन, यानी भारत के झंडे का आरेख बनवाएंगे हम बच्चे से, और उसमें झंडे में जो सममित रेखाओं की संख्या होती है उनकी पहचान करवाना। तो इससे बच्चे को सममित रेखाओं की पहचान होगी, जिससे वह बहुत सारी अनुशासनात्मक समस्याओं की ओर इस क्वेश्चन में संकेत दे रहा है। तो सेकंड का हमारा फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, नेक्स्ट है प्राथमिक स्तर के बच्चे दी गई आकृतियों को उनकी दिखावट के आधार पर वर्गीकृत करने के योग्य हैं। वैन हॉयल के अनुसार वे ज्यामिति के डैश पर हैं। तो आपको यहाँ पर एक खाली स्थान दिया हुआ है, उसमें क्या भरना है वो बताना है। तो आपके ऑप्शन है मानसिक चित्रण स्तर, विश्लेषणात्मक स्तर, अनौपचारिक निगमन स्तर या औपचारिक निगमन स्तर। तो देखिए, वैन हेल के अनुसार ये ज्यामिति के वे किस स्तर पर हैं? तो इसमें हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा फर्स्ट ऑप्शन, मानसिक चित्रण स्तर पर हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा 4 नंबर का क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट है हस्तपरक प्रतिमान, स्थिर चित्र, लिखित प्रतीक, मौखिक और लिखित भाषा, वास्तविक संसार की स्थितियां अथवा संदर्भ, फिर खालिस्तान दिया है, को दर्शाने के 5 तरीके हैं। तो किस चीज़ को दर्शाने के 5 तरीके जो दिए गए हैं वो हैं, तो आपके ऑप्शन है गणितीय चिंतन एवं विचार, दूसरा है ज्यामितीय प्रमाण, तीसरा है गणित की पाठचर्या, और चौथा है गणितीय शब्द भंडार। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा फर्स्ट ऑप्शन, गणितीय चिंतन एवं विचार। नेक्स्ट पे बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, नेक्स्ट है शिक्षार्थी के गणितीय निष्पादन अवरोधन के साथ संबंधित चाक्षुष स्मृति अवरोध का संभावित संकेतक है। तो आपके ऑप्शन है गणितीय संबंधी तथ्यों के संधारण में अयोग्यता और समय बताने में कठिनाई, दूसरा है संख्या रेखा का प्रयोग करने में कठिनाई, तीसरा है एक क्रम में गणना करने में कठिनाई, और चौथा है छोटे परिचालनों के साथ व्यवहार करने में कठिनाई। तो देखिए, यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा फर्स्ट ऑप्शन, गणितीय संबंधी तथ्यों के संधारण में अयोग्यता और समय बताने में कठिनाई। ठीक है, नेक्स्ट पे बढ़ेंगे अब, क्योंकि अवरोधन पूछा गया है इसमें, तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए नेक्स्ट है हमारा जियो बोर्ड किसके शिक्षण का एक प्रभावी साधन है? तो जियो बोर्ड के बारे में बताना है कि जियो बोर्ड किसके शिक्षण का एक प्रभावी साधन है। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसके ऑप्शन दूसरे पेज पर हैं, एक ही पेज पर नहीं है, तो आप लोगों को थोड़ा दिक्कत ना हो, इसीलिए मैं क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रही हूँ कि जियो बोर्ड किसके शिक्षण का एक प्रभावी साधन है। जियो बोर्ड किसके शिक्षण का एक प्रभावी साधन है? तो देखिए, इसके ऑप्शन दिए हुए हैं, जियो बोर्ड किसके शिक्षण का एक प्रभावी साधन है। तो इसके ऑप्शन दिए हैं, पहला ऑप्शन है आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाओं जैसे किरण, रेखाएं और कोण,
दूसरा है ज्यामितीय आकृतियाँ और उनकी विशेषताएं। तीसरा है द्विविमा और त्रिविमा आकृतियों में अंतर करना। चौथा है सममिति की अवधारणाएं। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर बनेगा 6 का वो हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, ज्यामितीय आकृतियाँ और उनकी विशेषताएं। ठीक है, नेक्स्ट पे बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7 नंबर का क्वेश्चन है। थोड़ा सा छोटा कर लेती हूँ तो इसकी वजह से आपको 4 ऑप्शन एक साथ दिखेंगे। ठीक है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है इसलिए स्क्रीन पर आने में दिक्कत हो रही है। क्वेश्चन है हमारा, कक्षा कक्ष में गणितीय भाषा में निपुणता को निम्नलिखित क्रम में समस्याओं को प्रदर्शित करने के द्वारा बढ़ाया जा सकता है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन है, देखिए क्रम से दिया हुआ है तो सबसे पहले दिया है रोजमर्रा की भाषा, फिर गणितीयकरण स्थिति की भाषा, तीसरा है गणितीय समस्या समाधान की भाषा और प्रतीकात्मक भाषा। तो ये तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन बन रहा है क्रम के अनुसार। फिर दूसरे में प्रतीकात्मक भाषा पहले दी है, फिर गणितीय समस्या समाधान की भाषा, फिर गणितीयकरण स्थिति की भाषा, फिर रोजमर्रा की भाषा। इसी प्रकार तीसरा और चौथा ऑप्शन दिया है। तो देखिए इसमें हमारा जो राइट आंसर होगा, देखिए आप लोग ऑप्शन ध्यान से पढ़ लीजिएगा। तो इसमें फिर हमें जो बताना है तो उसके अकॉर्डिंग हम क्रम में लगा के बताएंगे समस्याओं को प्रदर्शित करने के मामले में कि कौन सा हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा। सबसे पहले हम रोजमर्रा की भाषा लेंगे, फिर गणितीकरण स्थिति की भाषा लेंगे, फिर उसके बाद गणितीय समस्या समाधान की भाषा होगी, उसके बाद प्रतीकात्मक जो गणित की भाषा होती है उसको लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे बढ़ेंगे अब हम। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी थोड़ा बड़ा है तो स्क्रीन पे आने में दिक्कत हो रही है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, गणित में प्रकरण संबंधी प्रभावपूर्णता का अर्थ है नियमों, सूत्रों और कलन विधियों या कलन गणित का ज्ञान होना, परिशुद्धता, लचीलेपन एवं निपुणता के साथ उनका क्रियान्वयन करना। तो इसमें जो गणित में लचीलेपन की बात की गई है, ये किसकी ओर संकेत करता है? तो खालिस्तान में क्या आएगा वो आपको भरना है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन है समान प्रकरण से विभिन्न प्रकार की समस्याओं का समाधान करने की योग्यता। सेकंड है समान निपुणता के साथ अंकगणित और ज्यामिति की समस्याओं का समाधान करने की योग्यता। तीसरा है एक से अधिक उपागमों का प्रयोग करते हुए एक खास प्रकार की समस्या का समाधान करने की योग्यता। और चौथा है परिशुद्धता के साथ समस्याओं का समाधान करने और सभी चरणों को लिखने की योग्यता। तो बताएं कि कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो यहाँ पर जो 8 नंबर का हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा थर्ड ऑप्शन, कि एक से अधिक उपागमों का प्रयोग करते हुए अगर हम एक खास प्रकार की समस्या का समाधान करने की योग्यता अगर बच्चे में विकसित करते हैं तो यह गणित के प्रकरण संबंधी प्रभावपूर्णता में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। और गणित में जो लचीलेपन की जो बात की गई है तो वो इससे लचीलेपन आएगा बच्चों में। तो गणित में लचीलेपन की बात जो एनसीएफ 2005 में की गई है कि सारे विषयों में लचीलापन होना चाहिए जिससे बच्चे का विकास अच्छे से हो, तो बच्चा अच्छे से समस्या का समाधान करेगा। तो इसमें जो राइट ऑप्शन बनेगा हमारा थर्ड ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट पे पढ़ेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानसिक गणित संबंधी गतिविधियां महत्वपूर्ण हैं क्योंकि यह निम्नलिखित में से किसी एक के अवसर उपलब्ध कराती हैं। चलिए मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। 9 नंबर का क्वेश्चन है कि मानसिक गणित संबंधी गतिविधियां महत्वपूर्ण हैं क्योंकि यह निम्नलिखित में से किसी एक के अवसर उपलब्ध कराती हैं। तो वो आपको बताना है कि किसके अवसर उपलब्ध कराती हैं। तो पहला ऑप्शन है मानसिक संगणना संबंधी प्रक्रियाओं का विकास क्योंकि शिक्षार्थी तेज गति से संख्याओं के परिकलन के बीच संबंधों की पहचान करता है। और आपका दूसरा ऑप्शन है, चलिए हम दूसरे ऑप्शन पे पहुंच गए। दूसरा है हमारा पेपर पेंसिल का उपयोग करते हुए कक्षा में प्रक्रियाओं को सीखने में निपुणता प्रदान करना। तीसरा है कलन विधि एल्गोरिथम को सीखने में निपुणता प्रदान करना और कम समय में अधिक से अधिक संख्या में समस्याओं का अभ्यास कराना। और चौथा ऑप्शन है परिकलन में परिशुद्धता के साथ उनकी गति को बढ़ाने और परीक्षाओं में उनके निष्पादन में सुधार करने में मदद करना। तो जो हमारा राइट आंसर बनेगा वो बनेगा फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, तो मैं पीछे एक बार जा रही हूँ फिर से, देखिए तो इसका फर्स्ट ही ऑप्शन राइट हो जाएगा कि मानसिक गणित संबंधी गतिविधियां महत्वपूर्ण हैं क्योंकि यह निम्नलिखित में से किसी एक के अवसर उपलब्ध कराती हैं। तो किसके अवसर उपलब्ध कराती हैं? तो हमारा यहाँ पर फर्स्ट ही ऑप्शन राइट हो जाएगा कि मानसिक संगणना संबंधी प्रक्रियाओं का विकास जरूरी है क्योंकि शिक्षार्थी तेज गति से संख्याओं के परिकलन के बीच संबंधों की पहचान करने की कोशिश करता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमारा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राथमिक कक्षा का एक बच्चा संख्या संक्रिया चिन्हों, सिक्कों एवं घड़ी की सुइयों में अंतर स्थापित नहीं कर पाता है। यह तथ्य इंगित करता है कि इस बच्चे को निम्नलिखित में से किस प्रक्षेत्र में समस्या है। तो आपके ऑप्शन है श्रवण स्मृति, प्रक्रिया स्मृति, दृश्य प्रक्रमण, भाषा प्रक्रमण। तो देखिए हमारा जो राइट आंसर बनेगा वो होगा यहाँ पर थर्ड ऑप्शन, दृश्य प्रक्रमण। ठीक है, नेक्स्ट पे बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, नेक्स्ट है हमारा, एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए जरूरी होता है, एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए जरूरी होता है। तो चलिए
आपके ऑप्शन है, क्वेश्चन मैं दोबारा रिपीट कर दे रही हूँ कि एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए ज़रूरी होता है, तो ये खालिस्तान दिया हुआ है, इसमें क्या पढ़ना है ये आपको बताना है। तो आपका ऑप्शन है सवालों के उत्तर देने की तकनीक में निपुणता, अधिकतर सूत्रों को याद करना, थर्ड है बहुत जल्दी सवालों को हल करना, और चौथा है सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना और उनमें संबंध बताना। तो अच्छा गणितज्ञ होने के लिए जो जरूरी होगा वो हमारा ऑप्शन है यहाँ पर राइट होगा, वो होगा 4 ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट पे बढ़ेंगे अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा। आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छे लग रहे होंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगते हैं और आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले सभी वीडियो आपको मिलते रहें और इससे आप लोग इसका लाभ ले सकें। ठीक है, तो नेक्स्ट पे चलेंगे हम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, क्षेत्रफल की अवधारणा से परिचित कराने के लिए शिक्षक से शुरुआत कर सकता है। एक सेकेंड, चलिए क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की अवधारणा से परिचित कराने के लिए शिक्षक, फिर खालिस्तान दिया हुआ है, से शुरुआत कर सकता है। तो आपके ऑप्शन है भिन्न आकारों की आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्रों को स्पष्ट करना। सेकंड है हथेली, पत्ते या नोटबुक आदि से विभिन्न वस्तुओं की सहायता से किसी आकृति के क्षेत्रफल की तुलना करना। तीसरा है आयत की लंबाई और चौड़ाई का पता लगाना और आयत के क्षेत्रफल के सूत्र का प्रयोग करते हुए क्षेत्रफल ज्ञात करना। चौथा है इकाई वर्ग गणना की सहायता से आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो देखिए आप किस तरह से क्षेत्रफल की अवधारणा को परिचित कराएंगे एक शिक्षक होने के नाते। तो देखिए, तो हमारा जो राइट आंसर इसमें बनेगा जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग वो होगा सेकंड ऑप्शन। आप हथेली, पत्ते या नोटबुक आदि से किसी से वस्तुओं की सहायता से किसी आकृति के क्षेत्रफल की तुलना करके बच्चे को अच्छे से समझा सकते हैं क्षेत्रफल की अवधारणा को। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा। नेक्स्ट है, जब राजन के सामने वार्षिक समस्याएं आती हैं तो वह प्राय पूछता है मैं जमा करूं या घटा, मैं गुणा करूं या भाग। इस तरह के प्रश्न बताते हैं कि आपके ऑप्शन है राजन जोड़ और गुणा नहीं कर सकता। सेकंड है राजन कक्षा में बाधा डालने के लिए अवसर खोजता है। थर्ड ऑप्शन है राजन को भाषा समझने में कठिनाई होती है। और चौथा ऑप्शन है राजन संख्या संक्रियाओं को नहीं समझता। तो देखिए, तो इसमें क्या होगा हमारा, इसमें होगा कि राजन संख्या की जो संक्रियाएं हैं उनको नहीं समझ पा रहा है कि उसको क्या करना है। वार्षिक समस्याएं आ रही हैं तो उसको समझ में नहीं आ रहा है कि उसको गुणा करना है कि जोड़ करना है कि घटाना करना है या भाग करना है, तो वो ये नहीं समझ पा रहा है, तो इसीलिए उसको संक्रियाओं की समझ नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर हमारा 4 ऑप्शन राइट हो जाएगा 13 का। नेक्स्ट पे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से प्राइमरी कक्षाओं में रेखा गणित के लिए कौन सा भाग पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो आपको बताना है कि प्राइमरी कक्षाओं में रेखा गणित के अध्ययन के लिए कौन सा भाग पढ़ाया जाता है। तो आपके ऑप्शन है, नेक्स्ट पेज पे ऑप्शन दिए हुए हैं कि प्राथमिक कक्षाओं में आपको रेखा गणित पढ़ाना है तो आपको कौन सी विधि या कौन सा तरीका आपको अपनाना चाहिए। तो आपके ऑप्शन है औपचारिक रेखा गणित, सेकंड है अनौपचारिक रेखा गणित, और तीसरा है एक व दो दोनों, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा यहाँ पर सेकंड ऑप्शन। अनौपचारिक रेखा गणित के माध्यम से हम रेखा गणित का ज्ञान बच्चे में विकसित कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है एक गणित अध्यापक बच्चों में गणना करने की शक्ति को निम्नलिखित के द्वारा बढ़ा सकता है। तो किसके द्वारा अध्यापक बच्चे में गणना करने की शक्ति को बढ़ा सकता है। तो आपके ऑप्शन है संकल्पनाओं को स्पष्ट करते हुए काफ़ी अभ्यास करवाना। दूसरा है शिक्षण के दौरान कक्ष में क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन करके। तीसरा है केवल एल्गोरिथम का प्रयोग करके। और चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए 15 का जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा सेकंड। शिक्षण के दौरान कक्ष में जो क्रियाशील गतिविधियां हैं उनको आयोजन करके क्या कर सकता है एक शिक्षक, गणना संबंधी जो शक्ति है उनको बढ़ा सकता है बच्चों में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 16 क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन है किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार कानून एक मौलिक अधिकार है। तो आपको बताना है, आपके ऑप्शन है 5 से 15 वर्ष, 6 से 12 वर्ष, 6 से 14 वर्ष या 6 से 16 वर्ष। तो शिक्षा का अधिकार कानून एक मौलिक अधिकार है, ये किस उम्र के बच्चों के लिए है। तो 16 का यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पे पढ़ेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17 नंबर का क्वेश्चन है कि कक्षा में गणित अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों के साथ एक अच्छा संबंध विकसित करने के लिए उसे चाहिए। तो क्या करना चाहिए एक अध्यापक को विद्यार्थियों के साथ अच्छा संबंध विकसित करने के लिए। तो आपके ऑप्शन है सभी के साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार करे, अच्छे से बात करे, बच्चों से प्यार करे या व्यक्तिगत ध्यान दे। तो देखिए किस तरह से वह एक अच्छा संबंध विकसित कर लेगा, तो उसके लिए उसको व्यक्तिगत ध्यान देना होगा। पर स्टूडेंट पे अगर वो व्यक्तिगत ध्यान देगा तो उससे क्या होगा, अध्यापक और विद्यार्थी के मध्य एक अच्छा संबंध विकसित हो जाएगा। ठीक है, तो 4 ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट होता है। नेक्स्ट पे बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गणित में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य नहीं है। तो देखिए नहीं पूछा गया है। काफ़ी क्वेश्चनों में आप पहले ये देखा करें कि नहीं दिया है या
हाँ दिया है, ठीक है। आपको क्वेश्चन पॉजिटिव में देना है या नेगेटिव वे में देना है, और दूसरा सत्य में देना है असत्य में देना है, क्योंकि कई बार इस तरह से हमारा इतना जल्दी में हम पढ़ते हैं क्वेश्चन को कि गलत कराते हैं। नहीं पूछा गया है तो हम हमें आंसर दे आते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ काफ़ी ध्यान रखें, नहीं पूछा गया है तो आपको क्वेश्चन गलत नहीं करना है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि क्या क्वेश्चन में पूछा गया है। क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़िएगा। तो आपके ऑप्शन है बच्चों में अधिगम के दौरान कमियों व कमजोरियों को ज्ञात करना, दूसरा है बच्चों की प्रगति रिपोर्ट भरना, तीसरा है अभिभावकों को प्रतिपुष्टि देना, चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा 18 का राइट आंसर होगा। देखिए, आपको बताना है गणित में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य नहीं है। तो पहला वाला तो है उद्देश्य, क्योंकि बच्चे में अधिगम के दौरान जो भी कमजोरियां या कमियां रह जाती हैं उनके कारणों का पता करना, वही तो निदानात्मक परीक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है। तो निदानात्मक परीक्षण वही होता है कि कमियों और कमजोरियों को ज्ञात करना या पता करना। अभिभावकों को प्रतिपुष्टि देना, ये भी हो जाएगा कि हम कहीं ना कहीं अभिभावकों को इस बारे में बताएंगे कि बच्चों ने क्या नहीं सीखा या क्यों नहीं सीखा, इनके कारणों को जानना, ठीक है। तो लेकिन बच्चों की प्रगति रिपोर्ट भरना ये निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बच्चे की जो प्रगति रिपोर्ट है ये निदानात्मक परीक्षण का कारण नहीं होता है। ये तो योगात्मक जब आकलन किया जाता है तो बच्चों की जो प्रगति रिपोर्ट होती है उसमें भरा जाता है योगात्मक आकलन में, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे हम। नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 में ये उल्लेख किया गया है कि गणित शिक्षण महत्वाकांक्षी, सुसंगत और महत्वपूर्ण होना चाहिए। यहाँ महत्वाकांक्षी से तात्पर्य निम्नलिखित में से किसकी उपलब्धि से है, या महत्वाकांक्षी शब्द जो दिया हुआ है उसका तात्पर्य किससे है। तो आपको बताना है। आपके ऑप्शन है गणित के संकीर्ण उद्देश्यों या लक्ष्यों से, दूसरा है गणित को अन्य विषयों को जोड़ने से, तीसरा है गणित के अनुप्रयोगों से, और चौथा है गणित की उच्च उद्देश्यों से। तो आपको बताना है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर बनेगा वो होगा 4, गणित के उच्च उद्देश्यों की, ठीक है। जो महत्वाकांक्षी से तात्पर्य है वो किससे है, गणित के उच्च उद्देश्यों से तात्पर्य है। तो 19 का यहाँ पर हमारा 4 ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे बढ़ेंगे अब हम। एक सेकेंड, 20 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर हमारा रह गया है। चलिए, 20 नंबर का क्वेश्चन है कि कक्षा 2 के शिक्षार्थी का सरल आकृतियों और उसके लंबों और किनारों से परिचित कराने का सबसे उत्तम उपकरण है। कक्षा 2 का बच्चा है आपके सामने और उसको सरल आकृति के बारे में हम समझा रहे हैं, उसके लंब के बारे में, उसके किनारों से परिचय कराने का सबसे उत्तम उपकरण क्या होगा। तो आपके ऑप्शन है श्यामपट्ट का तल, जियोबोर्ड, 3D, सोलिड्स के नोट या क्यूब्स। तो देखिए, क्यूब्स तो घनाभ हो गया एक, तो वो तो छोटा बच्चा है, वो घनाभ अभी नहीं समझेगा। तो हमें यहाँ पर जो आंसर देना होगा वो होगा जियोबोर्ड। जियोबोर्ड के द्वारा हम उसको अच्छे से समझा सकते हैं कि इसके किनारे कितने हैं, इसकी लंबाई हम कहाँ से नापेंगे, इसकी आकृति किस तरीके की है। तो जियोबोर्ड से हम अच्छे से उसको समझा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट है एक अच्छी पाठ्यपुस्तक की विशेषताएं हैं। देखिए, 21 नंबर का क्वेश्चन है कि एक अच्छी पाठ्यपुस्तक की विशेषताएं हैं। तो इसके ऑप्शन नेक्स्ट पेज पे दिए हुए हैं और मैं आपके सामने ऑप्शन रख रही हूँ कि एक अच्छी पाठ्यपुस्तक के जो लक्षण हैं या विशेषताएं हैं तो क्या हैं। तो आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, कुछ कथन दिए हुए हैं, फिर उसके बाद आपको ऑप्शन बताने हैं। तो कथन में पढ़ रही हूँ आपके सामने। उनमें कठोर अभ्यास देने के लिए बहुत सारे अभ्यास हैं। दूसरा है स्थितियों के माध्यम से सभी संकल्पनाओं का परिचय दिया जा सकता है। तीसरा है केवल हल किए गए अभ्यास ही शामिल किए गए हैं। और डी है उन्हें मोटी व भारी होना आवश्यक है। तो आपको बताना है कि एक अच्छी पाठ्यपुस्तक के क्या क्या गुण हो सकते हैं या क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ए और बी, यानी उनमें कठोर अभ्यास देने के लिए बहुत सारे अभ्यास दिए गए हैं। और बी ऑप्शन है स्थितियों के माध्यम से सभी संकल्पनाओं का परिचय दिया जा सकता है। देखिए, और सी और डी इसीलिए गलत हैं क्योंकि केवल हल किए गए अभ्यास शामिल नहीं किए जाएंगे, क्योंकि अगर हल ही किए अभ्यास शामिल किए जाएंगे तो फिर बच्चा किसको हल करेगा। बच्चे को हल करने के लिए भी तो कुछ प्रश्नावलियाँ बनाई जाएंगी, कुछ अध्याय बनाए जाएंगे, ठीक है। और उन्हें मोटी और भारी होना आवश्यक नहीं है। इम्पोर्टेंट ये होता है कि बुक एक अच्छी उद्देश्यपूर्ण बुक हो जिससे बच्चा काफ़ी अच्छे से सीखे, तरीके से सीखे। और उन्हें मोटी और भारी होना कोई ज़रूरी नहीं है कि किताब मोटी ही हो या भारी हो। किताब भले छोटी हो, पतली हो, लेकिन किताब में जो मैटर होता है वो बहुत ही बेटर होना चाहिए। मैटर इंपॉर्टेंट करता है, ना कि उसकी क्वालिटी, ठीक है। चलेंगे अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है हमारा 22 नंबर का क्वेश्चन है राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 बल देती है। किस पे बल देती है राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005? गणितीय चयनित शिक्षार्थियों को पढ़ाया जाएगा। गणित में सफलता प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक है। तीसरा है शिक्षार्थियों की तार्किक गणितीय योग्यता के लिए पहले उनकी परीक्षा होनी चाहिए। चौथा है निम्न उपलब्धकर्ताओं के लिए गणित पाठचर्या अलग होगी। तो जो राइट आंसर बनेगा यहाँ पर हमारा वो होगा गणित में सफलता प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक है। तो जो NCF 2005 है वो किस पे बल देता है? वह देता है कि गणित में सफलता प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक है, यानी प्रत्येक बच्चे को गणित सीखना जरूरी है और गणित आना ही चाहिए, ठीक है। और प्रत्येक बच्चा गणित सीख सकता है। ये तीनों ही बातें इंपॉर्टेंट हैं। तो चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है हमारा
23 क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हमारा, एक शिक्षक शिक्षार्थियों को दैनिक जीवन में गणित का अनुप्रयोग विषय के साथ गणितीय जनरल पत्रिका तैयार करने के लिए बढ़ावा देता है, यह गतिविधि है। तो आपके ऑप्शन है गणितीय संकल्पना और उनके अनुप्रयोगों में संबंध बैठाने और अपने ज्ञान तथा विचारों को साझा करने में शिक्षार्थियों की सहायता करना। दूसरा है अपने ज्ञान और समझ को साझा करने के लिए शिक्षार्थियों के अवसर उपलब्ध कराना। तीसरा है गणित की समझ में शिक्षार्थियों की सहायता करना। और चौथा है शिक्षार्थियों की गणितीय संकल्पनाओं की परीक्षा करना। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे हम। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्चा संख्याओं, संक्रियाओं और संकेतों, घड़ी के दो कांटों, विभिन्न सिक्कों आदि में अंतर करने में कठिनाई प्रदर्शित करता है, तो इसका नियतार्थ है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर का, एक बच्चा संख्याओं, संक्रियाओं और संकेतों, घड़ी के दो कांटों, विभिन्न सिक्कों आदि में अंतर करने में कठिनाई प्रदर्शित करता है, इसका नियतार्थ है कि विशिष्ट बाधाएं उसके सीखने को प्रभावित कर रही हैं। वे हैं, तो आपके ऑप्शन है कमजोर गतिक कौशल, पढ़ना और लिखना कौशल। दूसरा है कमजोर शाब्दिक चाक्षुष, श्रव्य और कार्यकारी स्मृति। तीसरा है कमजोर चाक्षुष प्रक्रमण योग्यता, जैसे चाक्षुष विभेदीकरण, स्थानिक संगठन और चाक्षुष समन्वयन। और चौथा ऑप्शन है कमजोर भाषा प्रकरण योग्यता, जैसे अभिव्यक्ति, शब्द और श्रव्य प्रक्रमण। तो हमारा राइट आंसर कौन सा होगा इसमें से? तो देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा 24 का थर्ड आंसर। ठीक है, कि कमजोर चाक्षुष प्रक्रमण योग्यता, जैसे चाक्षुष विभेदीकरण, स्थानिक संगठन और चाक्षुष समन्वयन। नेक्स्ट पे बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट है राष्ट्रीय पाठ, एक मिनट थोड़ा सा बड़ा कर लें। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 अधिगमकर्ता रचनावादी उपागम पर बल देती है, क्योंकि यह खालिस्तान दिया हुआ है पर केंद्रित है। यह किस पर केंद्रित है आपको बताना है। तो आपके ऑप्शन है शिक्षक द्वारा प्रभावी व्याख्यान और अनुदेशन। दूसरा है परिभाषाओं और सूत्रों को याद करने पर। तीसरा है नियमित गृह कार्य जमा कराने पर। तो और चौथा ऑप्शन नेक्स्ट पेज पे दिया हुआ है, एक मिनट। चौथा ऑप्शन थोड़ा साफ नहीं दिख रहा है, इसके लिए माफ़ी चाहूँगी। अगली बार से टाइप करते हुए ध्यान रखूँगी कि सारे क्वेश्चन अच्छे से देखें। तो फोर्थ ऑप्शन जो हमारा था, गतिविधियों में शामिल करते हुए शिक्षार्थियों की सक्रिय भागीदारी। तो एनसीएफ 2005 ये 4 नंबर का जो ऑप्शन है इस पर ही बल देता है सबसे ज़्यादा, ये गतिविधियों में छात्रों को ज़्यादा से ज़्यादा शामिल किया जाए। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर नेक्स्ट हमारा त्यौहार के समय कक्षा 5 में प्रतिशत प्रकरण के समय सेल पर कक्षाई चर्चा शुरू की गई। कक्षा में इस प्रकार की चर्चा, कथा लिख गया है, टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है, कक्षा है, कक्षा में इस प्रकार की चर्चा। तो आपके ऑप्शन है अपने वाद विवाद संबंधी कौशलों को बढ़ाने में विद्यार्थियों की सहायता करती है। दूसरा है कक्षा में गर्मा गर्मी वाली बहस आरंभ करती है और कक्षा के माहौल को ख़राब करती है। तीसरा ऑप्शन है एक दूसरे के विचारों को सुनने में विद्यार्थियों की सहायता करती है और अपना तर्क प्रस्तुत करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करती है। चौथा ऑप्शन है कि उपेक्षा की जानी चाहिए, क्योंकि यह कक्षा के शोर स्तर को बढ़ाती है और दूसरों को परेशान करती है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा 26 का वो हो जाएगा यहाँ पर हमारा थर्ड ऑप्शन, क्योंकि एक दूसरे के विचारों को सुनने से विद्यार्थियों को सहायता मिलती है और अपना तर्क वह अच्छे से प्रस्तुत कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर बनेगा वो थर्ड ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट पे बढ़ेंगे अब हम। नेक्स्ट है हमारा आंकड़ों के विश्लेषण संबंधी विद्यार्थियों की समझ का आकलन करने के लिए सर्वाधिक उचित रूपात्मक कार्य है। तो आपके ऑप्शन है वर्ग पहेली, सर्वेक्षण आधारित परियोजना, प्रश्नोत्तरी या भूमिका निर्वाह या रोल प्ले। देखिए भूमिका निर्वाह को ही रोल प्ले कहते हैं। तो आपको बताना है कि आंकड़ों के विश्लेषण संबंधी विद्यार्थियों की समझ का आकलन करना है, तो सर्वाधिक उचित या रूपात्मक कार्य क्या रहेगा। तो यहाँ पर हमारा जो 27 का राइट आंसर होगा वो होगा सेकंड ऑप्शन, सर्वेक्षण आधारित परियोजना का हम प्रयोग करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पे बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्याजे का विश्वास था कि सामाजिक अनुदेशन से सीखना होता है, और गणित का एक शिक्षक प्याजे के सिद्धांत में विश्वास करते हुए आपके ऑप्शन है विभेदित अनुदेशन का प्रयोग करेगा। दूसरा है चौक और टॉक पद्धति का प्रयोग करेगा। तीसरा है कक्षा में बहुत सारे हस्त परिचालकों का प्रयोगशाला गतिविधियों का प्रयोग करेगा। चौथा है सामूहिक परियोजना और सामूहिक परिचर्चा का प्रयोग करेगा। तो जो 28 का लास्ट जो राइट ऑप्शन बनेगा वो होगा 4 ऑप्शन। ठीक है, सामूहिक परियोजना और सामूहिक परिचर्चा का प्रयोग करेगा। नेक्स्ट पे बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है
सॉरी, क्वेश्चन दिख नहीं रहा है अच्छे से, अब सही दिख रहा है। नेक्स्ट है हमारा कि कक्षा में शिक्षिका विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार से चतुर्भुज को परिभाषित करने के लिए कहती है। तो शिक्षिका का उद्देश्य है, आपके ऑप्शन है फर्स्ट है सभी परिभाषाओं को कंठस्थ करने में विद्यार्थियों की सहायता करना, परिभाषाओं पर आधारित चतुर्भुज की सभी समस्याओं की व्याख्या करने में विद्यार्थियों की सहायता करना, तीसरा है विभिन्न परिभाषाओं को खोजने में विद्यार्थियों की सहायता करना, चौथा है विभिन्न परिप्रेक्ष्यों से चतुर्भुज को समझने में विद्यार्थियों की सहायता करना। तो 29 का जो राइट आंसर होगा वो होगा 4 ऑप्शन ही, क्योंकि विभिन्न परिप्रेक्ष्यों से अपन क्या कर रहे हैं, चतुर्भुज को समझने में विद्यार्थियों की सहायता कर रहे हैं। ठीक है, तो 29 का 4 ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट पे पढ़ेंगे हम। नेक्स्ट है हमारा, और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा ये 30 क्वेश्चन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो देखिए हम आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लेते हैं। 30 है हमारा, एक सेकेंड, चलिए 30 क्वेश्चन है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण होना चाहिए। एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण कैसा होना चाहिए? तो आपके ऑप्शन है बाल केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, पाठ्यपुस्तक आधारित या ये सभी। तो आपको बताना है एनसीएफ 2005 में क्या बात कही गई है कि जो गणित का पाठ्यक्रम है, ये गणित का शिक्षण है, वह कैसा होना चाहिए? तो वह होना चाहिए बालक केंद्रित। ठीक है, किसी भी विषय की बात की जाए, गणित का ही क्या, एनसीएफ 2005 हर विषय को उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाने का जो बल देती है वो बाल केंद्रित शिक्षा पर ही बल देती है। चाहे गणित शिक्षण की बात की जाए या किसी की भी बात की जाए, कोई भी सब्जेक्ट हो, तो एनसीएफ 2005 बाल केंद्रित शिक्षा पे बल देती है। दोस्तों, इस प्रकार हमने ये हमारे 30 क्वेश्चन कंप्लीट करे हैं। और अगर आपको ये 30 क्वेश्चन अच्छे लगे हों और आपको अच्छा लगा हो हमारा वीडियो, तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।